नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वाली सीरीज को या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाले इस सीरीज में दोस्तों आज का एक और टॉपिक है। एक्चुअल में सीरीज के अंतर्गत ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इमानुएल कांट साहब का, इसमें दोस्तों कांट के नैतिक सिद्धांतों पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं है। अन्य जैसे कि बेंथम साहब की बात करें या जे एस मिल की बात करें तो इनके जैसा ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, जो लंबा नहीं है, छोटा सा शॉर्ट में एक टॉपिक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं और इसको जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपके के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और चूंकि सिलेबस में ऐड है तो मैं सेशन आपके लिए लेकर भी आया हूं। अन्यथा इतना कुछ खास नहीं था इस वाले पार्ट में ना, तो जो भी है मैं क्लियर बता दूं। ऐसा नहीं है कि बस इंपॉर्टेंट है या नहीं है बस आप लोगों को दिए जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सीरियस लेने की आवश्यकता है। और इसी कारण से दोस्तों मैं इस टॉपिक में ज्यादा आप लोगों का ना टाइम लूंगा और ना अपना टाइम ज्यादा दूंगा। बस शॉर्ट में मैं बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ डेटा देने के लिए आया हूं कि इस टॉपिक संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में तो थोड़ा सा कर लीजिएगा इससे ना। हाँ, बेसिकली एक ने क्वेश्चन तो मिलता है देखने के लिए, एक ने क्वेश्चन तो आता ही है। चलिए शुरू करते हैं, बाकी तो फिर वो डिपेंड करता है दोस्तों एग्जाम पर, यूनिवर्सिटियों पर भी, है ना। तो कांट साहब देखते हैं तो फोर्थ यूनिट का दोस्तों पहला टॉपिक ही है ये, और फोर्थ यूनिट में हमें इन तीन विद्वानों पर डिस्कस करना है, कांट, हिगल और ग्रीन, ठीक है ना, थॉमस हिलग्रीन। तो इन तीन विद्वानों की हमें चर्चा करनी है, इनके द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांतों पर डिस्कस करना है। इसके साथ हमारी ये फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए फोर्थ यूनिट को सबसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फोर्थ यूनिट का पहला ही टॉपिक है कांट साहब, इमानुएल कांट। नाम थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा बार बार, क्योंकि ये नाम एक ऐसा नाम है जो बार बार प्रैक्टिस में नहीं आता, इससे थोड़ा सा अजीब लगता बोलने में, है ना। संसार के महानतम दार्शनिकों में इमानुएल कांट की गणना सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तथा हिगल के साथ की जाती। अब दोस्तों इस लाइन से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितने विद्वान रहे हैं। याद रखिएगा, जहां पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों गुरु शिष्य आ जाते हैं, मतलब समझ जाइए कि अगर इनके साथ कांट साहब की तुलना की जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो भी बहुत ही गहराई में वो उस सिद्धांत को दिया गया है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इसी कारण से मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा डेटा ही प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ना, एक्सप्लेन करते हुए डेटा प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। ओके ठीक है ना। तो यहां पर जो है कांट साहब की तुलना प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और हिगल जैसे विद्वानों के साथ की जाती है। कांट रूसों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, किससे? रूसों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और कांट का जो नैतिक स्वतंत्रता को मनुष्य का एक विशिष्ट गुण समझने तथा मनुष्य के व्यक्तित्व के मूल्य के लिए उसके सम्मान का स्रोत उसका रूसों का ही अध्ययन है। कुल मिलाकर के ये कि जिस प्रकार से कांट ने दोस्तों नैतिकता का जो सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत में जिस स्वतंत्रता की उन्होंने बात की है या मनुष्य के व्यक्तित्व की जो बात की है या मनुष्य के व्यक्तित्व के मूल्य की जो बात की है, उसके पीछे रूसों का ही अध्ययन है। याद रखिएगा, रूसों का ही अध्ययन है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि कांट के संपूर्ण जो दर्शन है या कांट का जो भी इनका दर्शन या जो अध्ययन रहा है, इसमें रूसों का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है ना। ये छोटी सी बात आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखनी थी। अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नैतिक सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने किस प्रकार का नैतिकता का सिद्धांत दिया है। आइए दोस्तों लाइन टू लाइन इसको समझते भी चलते हैं और साथ ही साथ आपका ये टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। और जहां जहां पर कुछ उलझन आएगी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं आगे, क्लियर है। और ये डेटा आप लोगों के लिए है ना। तो इमानुएल जो है दोस्तों, ये कांट 18वीं और 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं कि अत्यंत ही प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं, जो नैतिकता के क्षेत्र में कठोरतावाद या बुद्धिवाद या नैतिक शुद्धतावाद के रूप में एक महत्वपूर्ण नैतिक दार्शनिक के रूप में उभरे थे। समझिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी के ये दार्शनिक नैतिकता के क्षेत्र में, किसमें? नैतिकता के क्षेत्र में
याद रखिएगा दोस्तों कि ये नैतिकता की चर्चा अभी तक के विद्वानों में से बहुत कम विद्वानों ने इस बारे में बात की थी, और इन्होंने प्योरिटी के साथ ही पूरा एक नैतिकता का सिद्धांत ही ला करके रख दिया था। क्लियर है? और इसलिए कहा जा रहा है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के समय में नैतिकता के क्षेत्र में कठोरतावाद, बुद्धिवाद और नैतिकता शुद्धवाद, अब ये 3 शब्द यहां पर नए देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? कठोरतावाद, बुद्धिवाद और शुद्धतावाद। तो इन तीनों शब्दों को इन्होंने मर्ज करने का प्रयास किया, या कहे कि इन तीनों का समावेश इन्होंने नैतिकता के क्षेत्र में करवाया है, कठोरता का, बुद्धिवाद का और शुद्धतावाद का। ठीक है ना? इन तीनों का समावेश किसमें करवाया? इन्होंने नैतिकता में करवाया, है ना? इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे उनके समय में। उनके सिद्धांत में हम मानव व्यक्तित्व की भावना का कोई स्थान नहीं प्राप्त करते, मतलब कि इनका जो भी दर्शन रहा है, इनके जो विचार रहे हैं, उस विचार में मानव की भावना को कोई स्थान नहीं दिया गया है। याद रखेंगे, मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते श्रेष्ठ जीव माना जाता है, एक सबसे अच्छा जानवर माना जाता है। कुल मिलाकर उसकी नैतिकता के लिए बौद्धिकता ही सर्वोपरि है। आज मनुष्य अगर एक सबसे बेहतर जानवर है ना, सभी प्राणियों में अगर सबसे बेहतर प्राणी है, तो क्यों है? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है दोस्तों? उसकी बुद्धि, है ना? तो उसकी बुद्धि ही वो रीजन है जिसके कारण मनुष्य आज विवेकशील बना हुआ है या नैतिक बना हुआ है संभवतः, और इसी बुद्धि के कारण से ही उसके सिद्धांत को भी बुद्धिवाद कहा गया है। तो जिस नैतिकता की उन्होंने बात की है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जिस नैतिकता की वो बात करते हैं, बुद्धिवाद की बात करते हैं, उस बुद्धिवाद के कारण ही उनका सिद्धांत क्या कहलाया दोस्तों? बुद्धिवाद कहलाया। जैसे कि मैंने यहां 3 शब्द बताया आपको, कठोरतावाद, बुद्धिवाद और शुद्धतावाद, है ना? तो बुद्धिवाद कहां से? ये बुद्धिवाद इस कारण से क्योंकि इन्होंने नैतिकता के अंतर्गत क्या कहा कि मनुष्य आज नैतिक है, तो उसके पीछे रीजन है कि वो बुद्धिमान है। इसी कारण से उनका सिद्धांत क्या कहलाया? बुद्धिवाद कहलाया। आगे चलते हैं। नैतिकता के लिए नैतिक नियमों का कठोरता से पालन करने की भी इन्होंने जो है समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति हमेशा नैतिक बना रहना चाहता है ना, तो जो नैतिकता के जो नियम है उनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। और जहां पर उन्होंने नैतिकता के नियमों का कठोरता से पालन करने की बात कही, तो इसी कारण से इनका सिद्धांत कठोरतावाद का सिद्धांत भी बन जाता है। किसका? कठोरतावाद का सिद्धांत भी बन जाता है। अब एक शब्द बचता है शुद्धतावाद। तो वो कैसे? देखिए, इसमें कुछ समीक्षक जो होते हैं वो नैतिक शुद्धतावाद भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फल और परिणाम के लिए कोई स्थान नहीं है। फल और परिणाम के लिए कोई स्थान नहीं है। फल और परिणाम, तो जब बात ना हो तो वहां पर शुद्धता अपने आप आ ही जाती है। जैसे कि मान लेते कोई व्यक्ति कोई समाज सेवा करता है, उस समाज सेवा के बदले में अगर उसे कुछ रिटर्न मिलता है तो क्या वो समाज सेवा कहलाएगी? और अगर वो रिटर्न नहीं लेता है तो वो समाज सेवा कहलाती है, मतलब उसके अंदर शुद्धता का भाव है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत में, इस नैतिकता के सिद्धांत में कठोरतावाद, बुद्धिवाद और शुद्धतावाद, इन तीनों का समावेश था। और इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से, इन 3 लाइन के माध्यम से आपने इन तीनों को समझने का प्रयास किया है। क्लियर है? तो कांट अपने नैतिक दर्शन का प्रारंभ इस घोषणा के साथ करते हैं। उन्होंने एक घोषणा की, ठीक है ना, जिसके एक घोषणा करके और उन्होंने अपने नैतिक दर्शन का प्रारंभ किया था। कौन सी घोषणा थी वो देखिए, इस संसार में या संसार से परे हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जिसे हम निरुपाधिक शुभ कह सके। इसका एकमात्र अपवाद शुभ संकल्प है। मैं ये दोनों शब्द अच्छे से समझाने वाला हूं आप लोगों को। निरुपाधिक शुभ क्या होता है, और शुभ संकल्प क्या होता है। तो इनका जो सिद्धांत है दोस्तों, नैतिक सिद्धांत, ये इस शुभ संकल्प पर ही टिका हुआ है। मतलब एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि इनका ये नैतिक सिद्धांत शुभ संकल्प पर आधारित है। क्या है? आधारित। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो कांट के इस कथन का यह अर्थ लगाया जाता है कि शुभ संकल्प ही एकमात्र वैसा संकल्प है जो हर परिस्थिति में साध्य रूप में शुभ है। समझिए, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए, इसको क्लियर होता चलेगा। क्या कहा उन्होंने कहा है कि जो शुभ संकल्प है ना, शुभ संकल्प व्यक्ति के द्वारा एक अच्छा सा संकल्प लिया गया हो, तो वो एकमात्र ऐसा संकल्प होता है जो
हर परिस्थिति में साध्य होता है, साध्य होता है, साधन नहीं होता है बल्कि साध्य होता है। मतलब कि इस शुभ संकल्प, ये शुभ संकल्प अपने आप में एक साध्य होता है, निरूपाधिक होता है, निरूपाधिक होता है, शुद्ध होता है ना। तो ये किसी भी परिप्रेक्ष्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये निरपेक्ष है। क्या है? निरपेक्ष है, यह सापेक्ष नहीं है, सापेक्षता के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे बढ़ते, कांट के कर्तव्य की चेतना से प्रेरित संकल्प को ही नैतिक अथवा शुभ संकल्प मानते हैं। क्या कहा उन्होंने? कांट जो है कर्तव्य, कांट कर्तव्य की चेतना, इस शब्द को भी आप लोग याद रखेंगे, कर्तव्य की चेतना। तो जिस व्यक्ति में कर्तव्य की चेतना होती है, या जो व्यक्ति कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर के जो संकल्प लेता है ना, तो वो नैतिक या फिर शुभ संकल्प उसको कहा जा सकता है, उसको नैतिक या शुभ संकल्प कहा जा सकता है। वे किसी कर्म का नैतिक मूल्य उसके परिणामों द्वारा नहीं, क्या कहा यहां पर? कर्म का जो नैतिक मूल्य होता है उसके परिणामों के द्वारा नहीं, अपितु बल्कि उस कर्म में निहित मनुष्य की विशुद्ध कर्तव्य चेतना के द्वारा निर्धारित होते हैं। क्या निर्धारित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उसका नैतिक मूल्य, ठीक है ना। नैतिक मूल्य जो है व्यक्ति की कर्तव्य चेतना पर आधारित होते हैं या उस पर निर्भर करते हैं। उनके अनुसार, अर्थात कांट के अनुसार, यदि किसी कार्य को करने के दृढ़ निश्चय करते समय साध्य और साधन का विचार किया जाता है तो ये जो संकल्प है वो शुभ संकल्प नहीं है, ये अशुभ संकल्प हो जाता है। मतलब ये कि अगर आपने एक संकल्प ले लिया है ना, शुभ संकल्प ले लिया है, तो उसके बाद आपको किसी भी बात पर चर्चा नहीं करनी है, सोच विचार नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कांट के शुभ संकल्प के कुछ समीक्षकों के द्वारा क्या लक्षण बताए गए हैं। देखिए, कांट के शुभ संकल्प को नैतिक संकल्प भी माना जाता है, शुभ संकल्प को, क्योंकि ये अपने पूरे सिद्धांत में नैतिकता की तो बात करते हैं। शुभ संकल्प किसके लिए? ताकि जिससे व्यक्ति नैतिक बना रहे, है ना, जिससे मनुष्य नैतिक बना रहे, ठीक है ना। तो इनके इस सिद्धांत को शुभ संकल्प ही नहीं बल्कि नैतिक संकल्प के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें कई लक्षण समीक्षकों के द्वारा बतलाए गए हैं, जैसे कि ये एक सर्वव्यापक संकल्प है, सर्वव्यापक संकल्प है, ये विरोध रहित संकल्प है, यह स्वयं नियंत्रित संकल्प है, स्वयं नियंत्रित, और ये सारे जिसमें गुण होंगे वो क्या होगा? शुभ संकल्प बन जाएगा। क्लियर है? तथा यह एक मात्र आकारिक संकल्प है। इसके मात्र आकारिक होने के कारण कुछ समीक्षक यह आक्षेप या फिर कहें कि आरोप लगाते हैं कि कांट का नैतिक दर्शन भले ही आकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन अंतर्वस्तु का इसमें अभाव पाया जाता है। ऐसा मानना है किनका? विभिन्न समीक्षकों का, जिन्होंने भी इनके सिद्धांत की समीक्षा की है, उनका इस प्रकार का ये मानना है। क्लियर है? तो कांट के नैतिक दर्शन में हम मानव जीवन, मानव व्यक्तित्व के जिन पक्ष को सबसे ज्यादा उजागर होते हुए देख पाते हैं वह क्या है? बौद्धिकता है। कांट जो है, कांट साहब यह स्वीकार करते हैं कि नैतिकता को बुद्धि केंद्रित होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? नैतिकता को क्या होना चाहिए? बुद्धि केंद्रित होना चाहिए। मतलब कि जो नैतिकता है वो बुद्धि पर आधारित हो, ऐसा ना हो कि कोरी नैतिकता हो। कोरी नैतिकता भी कभी कभी खतरनाक हो सकती है। इस प्रयास के अंतर्गत उनका यह दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है कि बुद्धि जो मानव जीवन के प्रत्येक श्रेष्ठतम स्थान ग्रहण किए हुए है, अपने ही नियमों को बनावे और उन नियमों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वीकार करे। यही है नैतिकता का सिद्धांत। क्लियर है? यही है नैतिकता का सिद्धांत। छोटा सा सिद्धांत से कुछ ज्यादा विशेष डाटा नहीं था दोस्तों, मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका था, ठीक है ना। ये 3-4 स्लाइड मात्र है, ये 3-4 से स्लाइड यहां से स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड, ठीक है ना, ये सेकेंड क्या आधी ही थी, और ये लास्ट वाली, ये 2-2.5 स्लाइड में तो आपका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है। डेटा डिस्क्रिप्शन से आप जो है इसकी लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड करके और अपने इस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा। देखिए टॉपिक छोटा सा ही है, अगर इसको 4-5 बार पढ़ भी लेंगे ना तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, पढ़ना जरूरी। किसी भी विद्वान, अगर हमारे सिलेबस में कोई सा भी टॉपिक ऐड है तो उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, चाहे वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो या ना हो। रीजन उसका दोस्तों ये होता है, और ये गलती भी होती है हमारी बहुत बड़ी, कि हम जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उसी फोकस करते हैं दोस्तों। तो कम से कम 2-3 बार एक बार पढ़ तो लीजिए उसको, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है कि लिंक बन जाती है कि आगे के टॉपिक अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। इससे आपकी जो है तर्क क्षमता बढ़ जाती है ना, अपना तर्क रखने की क्षमता बढ़ जाती है जब आपको ज्ञान होता है विभिन्न टॉपिकों का।
ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। अगला सेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिस पर हम बात करेंगे WF हिगल पर। तो हिगल साहब पर चर्चा होगी, काफी लंबी चर्चा होने वाली है इन पर, है ना। अच्छा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण टॉपिक और आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले सेशन में कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।